2 अक्टूबर 1975। तुर्की के एक आइलैंड पर बनी जेल से एक अमेरिकी कैदी फरार हो गया। चारों तरफ सिर्फ समुंदर था, ना दीवार, ना तार, ना भागने का कोई रास्ता। फिर भी वो निकल गया। उसे 4 साल की सजा मिली थी, लेकिन रिहाई से पहले उसी केस में 30 साल की सजा सुना दी गई। और यहीं से शुरू हुआ आज़ादी का सबसे बड़ा सफ़र। स्मगलिंग का वो कौन सा अनोखा तरीका था जिसने उसे जेल पहुंचाया? उसके साथ जेल में क्या हुआ? क्या थी उसकी भागने की वो योजना जो नामुमकिन लगती थी? जानेंगे आज की ट्रू क्राइम स्टोरी में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्रू क्राइम स्टोरी। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपको हमारी ट्रू क्राइम सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर केस आपके सामने ला सकते हैं। बिली हेज की कहानी शुरू होती है उसके जवानी के दिनों से। जब वो टीनेजर था तभी उसने पहली बार चरस पी थी। पहले ही कश में उसे ऐसा लगा जैसे कोई नई दुनिया उसके सामने खुल गई हो। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। साल था 1967। बिली अब 20 साल का हो चुका था। उसका सबसे करीबी दोस्त था पैट्रिक। पैट्रिक एक लेखक था, एक सपनों में जीने वाला लड़का। दोनों की सोच मिलती थी। दोनों को घूमना पसंद था, आज़ाद रहना पसंद था और जिंदगी को अपनी तरह से देखना पसंद था। उसी साल बिली ने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया। पढ़ाई से उसे बोरियत हो रही थी। उसका कहना था, अब मुझे असली जिंदगी जीनी है, किताबों से नहीं सड़क से सीखना है। उसने यूनिवर्सिटी को अलविदा कह दिया। अब उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसने एक लोकल अस्पताल में असिस्टेंट की नौकरी कर ली। सैलरी मामूली थी, काम भी छोटा मोटा ही था। एक दिन वो अस्पताल की एक वार्ड से गुजर रहा था। वहाँ एक मरीज की टांग टूटी हुई थी। डॉक्टर उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा रहे थे। उस वक्त फ्रैक्चर का इलाज एक खास तरीके से होता था। पट्टी में प्लास्टर पाउडर डाला जाता, उसे पानी में भिगोया जाता, फिर मरीज की टांग पर लेयर दर लेयर चढ़ा दिया जाता। कुछ ही मिनटों में वो पट्टी सख्त हो जाती और हड्डी को मजबूती से पकड़ लेती। बिली ये सब देखकर रुक गया। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने सोचा, ये तो आसान है, ये मैं भी कर सकता हूँ। प्लास्टर और कास्ट का वो आइडिया उसके दिमाग में बस गया। कुछ ही समय बाद बिली का एक दोस्त तुर्की से घूमकर लौटा। वो इस्तांबुल में था और वापस आते हुए कुछ छोटे छोटे चरस के टुकड़े भी साथ लाया। बिली और उसके दोस्तों को पहले से ही चरस पीने की आदत थी, लेकिन जैसे ही बिली ने इस तुर्की वाले हशीश का पहला कश लिया, वो चौंक गया। ये तो अमेरिका की चरस से कई गुना बेहतर है, उसने कहा। उसने अपने दोस्त से पूछा, ये तुझे कहाँ से मिला? दोस्त हंस पड़ा, बोला, तुर्की के इस्तांबुल में तो ये खुलेआम मिलता है, रोड पर बेचते हैं, कोई भी खरीद सकता है, कोई रोक टोक नहीं। उसने बताया कि कैसे उसने हैश खरीदा, बैग में रखा और आराम से फ्लाइट पकड़कर अमेरिका लौट आया, जैसे कोई लोकल बस पकड़ ली हो। उस जमाने में प्लेन की सिक्योरिटी आज जैसी सख्त नहीं थी। ना कोई चेकिंग होती थी, ना स्कैनर होते थे। लोग आसानी से कुछ भी ले जा सकते थे, यहां तक कि हथियार भी। तो फिर हैश जैसे चीज को ले जाना तो बहुत ही आसान था। बिली के दिमाग में दो बातें एक साथ जुड़ गईं। एक, तुर्की से हाई क्वालिटी का हैश लाना बेहद आसान है, और दो, अगर उसे प्लास्टर कास्ट के अंदर छुपाया जाए तो कोई शक भी नहीं करेगा। बस यहीं से बिली हेज के उस प्लान की शुरुआत हुई जो आगे चलकर उसे सीधा तुर्की की सबसे खतरनाक जेल में ले जाने वाला था। बिली बाद में कहता है, मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहा था, मुझे बस कुछ अलग, कुछ नया करना था, एक एडवेंचर चाहिए था। कॉलेज छोड़ने के बाद वो एक नए रास्ते की तलाश में था और अब उसे वो रास्ता साफ दिखने लगा था। 1969 का साल था। बिली अब 22 साल का हो चुका था। पहली बार उसने जिंदगी में एक बड़ा कदम उठाया। वो तुर्की के इस्तांबुल शहर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही उसने इस्तांबुल एयरपोर्ट पर कदम रखा, सबसे पहले उसकी नज़र टैक्सी ड्राइवरों पर गई। वो सीधे एक नौजवान ड्राइवर के पास पहुंचा और बोला, सुल्तान अहमद जाना है। सुल्तान अहमद एक मशहूर टूरिस्ट इलाका था, पर उस ड्राइवर ने बिली की बातों और अंदाज से तुरंत भांप लिया कि वो असल में क्या ढूंढ रहा है। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, हैश। तुर्की में ऐसे ड्राइवरों को जल्दी समझ आ जाता है कि कौन टूरिस्ट क्या चाहता है। बिली ने सीधे जवाब दिया, यस, हैशिश। ड्राइवर ने कहा, आओ चलो मेरे साथ। बिली उस टैक्सी में बैठ गया, लेकिन उसे किसी दुकान या मार्केट में नहीं ले जाया गया। ड्राइवर उसे अपने घर ले गया। घर का माहौल बहुत अलग था। बिली को चाय पिलाई गई, टर्किश डिलाइट नाम की मिठाई खिलाई गई। वो ड्राइवर के बच्चों से मिला, उसकी बीवी से बात की जैसे कोई अपना मेहमान हो। थोड़ी देर बाद ड्राइवर अंदर से निकला और उसके हाथ में वही चीज़ थी जिसकी बिली को तलाश थी।
बिली ने एक कश लिया और उसी पल उसे यकीन हो गया, बस यही है वो चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो हैश अमेरिका की किसी भी चरस से कई गुना बेहतर थी। ड्राइवर ने पूछा, कितना चाहिए? बिली ने बिना हिचकिचाए कहा, 1 या 2 किलो अगर मिल जाए तो। ड्राइवर ने कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है। वो चला गया और थोड़ी देर में 2 किलो हैश लेकर वापस लौटा। $300 लगेंगे, उसने कहा। 1969 के हिसाब से ये कोई मामूली रकम नहीं थी। आज के टाइम में देखा जाए तो ये करीब $1500 जितनी होती, लेकिन उस क्वालिटी के लिए ये डील बहुत सस्ती थी। बिली ने खुशी खुशी पैसे दिए और वो 2 किलो हैश लेकर अपने होटल पहुंच गया। अब वक्त था उस प्लान को सच में अंजाम देने का। उसने जो सामान लाया था, प्लास्टर, बैंडेज, टेप और पानी, सब कुछ उसने होटल में अच्छे से फैला लिया। अब वक्त था उस सबसे नाजुक और खतरनाक हिस्से का, हैश को अपनी टांग से बांधकर छुपाने का। सबसे पहले बिली ने हैश के पैकेट्स अपनी टांग पर रखे और टेप से कसकर चिपकाने लगा। एक के ऊपर एक लेयर, हर कोने से टेप खींचकर ऐसे चिपकाया कि वो हिले तक नहीं। इसके बाद आया अगला स्टेप, प्लास्टर कास्ट लगाना। बिल्ली ने पट्टियां पानी में डुबोईं और अपनी टांग के चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया। हर लेयर को ध्यान से चढ़ाया ताकि अंदर का हैश पूरी तरह दब जाए और कोई शक ना हो। कुछ ही देर में प्लास्टर सूखने लगा और फिर एकदम सख्त हो गया। अब बिल्ली की टांग पर एक असली सा कास्ट था, लेकिन उसके अंदर छुपा था 2 किलो गैरकानूनी सामान। उस रात वो होटल में ही रुका। नींद शायद मुश्किल से आई होगी। अगले दिन सुबह उठकर उसने अपना कास्ट चेक किया और देखा कि सब कुछ वैसा ही था जैसे उसने प्लान किया था, मजबूत, फिट और बिल्कुल असली दिखने वाला। अब वक्त था वापसी का। बिल्ली होटल से निकला, टैक्सी ली और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट, जो असली नहीं लेकिन प्लास्टर की वजह से मजबूरी थी, वही उसे असली लग रहा था। और यही चीज़ उसके रोल को और बिलीवेबल बना रही थी। एयरपोर्ट पर उसने पासपोर्ट दिया। अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन बाहर से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा था। जब बैग चेकिंग के लिए गए, एक अधिकारी ने हल्की फुल्की तलाशी ली, बैग खोला, देखा और फिर बंद कर दिया। यू आर गुड टू गो। बिली को खुद यकीन नहीं हुआ, इतनी आसानी से निकल आया। वो प्लेन में बैठ गया और कुछ घंटों बाद उसका प्लेन न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट में लैंड कर गया। अब वो अमेरिका में था, लेकिन सारा डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे पता था कि अगर अब पकड़ा गया तो सज़ा बहुत बड़ी होगी। उसने बैग उठाया और कस्टम्स की तरफ बढ़ा। अब बस एक आखिरी चेक पॉइंट बचा था और उसके बाद आज़ादी। बिली धीरे धीरे एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की ओर बढ़ रहा था। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। उसे लगने लगा था बस कुछ और कदम और वो पूरी तरह आज़ाद है। लेकिन फिर एक अनदेखा खतरा उसके पीछे चलने लगा। चलते चलते बिली को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे कुछ गिर रहा है। उसने नीचे नज़र डाली तो देखा कि प्लास्टर कास्ट के छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन पर गिर रहे हैं। जैसे जैसे वो चल रहा था, वैसे वैसे उसके नकली प्लास्टर की परतें टूटती जा रही थीं। हर कदम के साथ एक सफ़ेद लाइन पीछे छूटती जा रही थी, एक ऐसी ट्रेल जो किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट कर सकती थी। इसका कारण था कास्ट के अंदर जो हैश के पैकेट उसने चिपकाए थे, उन्होंने टांग की शेप को बिगाड़ दिया था। इसकी वजह से प्लास्टर की पट्टियां पूरी तरह से आपस में नहीं जुड़ पाईं और अब वो धीरे धीरे टूट रही थी। बिली के लिए ये पल सबसे डरावना था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो हर तरफ निगाहें घुमा रहा था, कहीं किसी की नज़र तो नहीं पड़ गई। वो तेज़ चलने की कोशिश करता, लेकिन तेज़ चलने से प्लास्टर और तेज़ी से टूटने लगता। अब वो न तेज़ चल सकता था न धीरे, बस किसी भी तरह एयरपोर्ट से बाहर निकलना था। लेकिन किस्मत उस दिन उसके साथ थी। किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई गार्ड नहीं रुका, कोई सवाल नहीं, कोई तलाशी नहीं। बिली एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। अब वो अमेरिका में था और उसके पास थे पूरे 2 किलो तुर्की हैश। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान बन गया हो। उसने एक प्लान बनाया, उसे अंजाम तक पहुंचाया और बिना किसी रुकावट के सब कुछ पूरा भी कर लिया। अब बारी थी उस माल को बेचने की। पहले उसने हैश अपने दोस्तों को बेचना शुरू किया, फिर दोस्तों के दोस्त आने लगे। सबको वो चीज़ पसंद आई। प्योर क्वालिटी थी और डिमांड तेज थी। बिली के पास खरीदारों की लाइन लग गई और कुछ ही दिनों में सारा माल बिक गया। फायदा? पागलपन जैसा। उसने 2 किलो हैश सिर्फ $300 में खरीदी थी और बेची $5000 में। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 25 से 30 लाख की कमाई थी, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। अब बिली का दिमाग बिजनेसमैन की तरह चलने लगा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला ये था, वो पैसे संभाल नहीं पाया।
जैसे ही पैसा आया वैसे ही उड़ गया। पार्टीज, ट्रिप्स, शौक, कुछ ही महीनों में सब खत्म हो गया। फिर उसने अपने दोस्तों से कहा, ठीक है, अब वक्त है दूसरी ट्रिप का। अक्टूबर 1969 में बिली ने फिर से तुर्की जाने का प्लान बनाया। उसने टिकट बुक किया, प्लेन पकड़ा और इस्तांबुल पहुंच गया। जैसे ही वो उतरा, सीधा उसी टैक्सी ड्राइवर के पास गया जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, चाय पी, हालचाल पूछा और फिर सीधे काम की बात पर आ गए। बिली ने फिर से 2 किलो हैश खरीदा। वही क्वालिटी, वही कॉन्टैक्ट। कुछ देर के लिए उसने ज्यादा क्वांटिटी लाने का सोचा, लेकिन उसे समझ था जितना ज्यादा माल उतना ज्यादा रिस्क। इस बार उसने सेफ गेम खेलने का फैसला किया। पहली बार उसने हैश को टांग पर प्लास्टर कास्ट के अंदर छुपाया था, लेकिन वो तरीका काफी नाजुक और मैसी था। प्लास्टर के टूटने से वो बाल बाल बचा था। इस बार उसने नई तरकीब सोची। बिली ने हैश के पैकेट्स को अपने सीने और पेट के चारों तरफ टेप से कसकर बांध दिया। फिर ऊपर से एक ढीली और लंबी विंटर कोट पहन ली। बिली दुबला पतला था, तो जब हैश उसके शरीर से चिपका हुआ था तब भी वो बाहर से एकदम नॉर्मल दिख रहा था। ना कोई उभरा हुआ हिस्सा, न शक की कोई वजह। थोड़ा डर जरूर था, लेकिन वो डर अब थ्रिल बन चुका था। बिली एयरपोर्ट पहुंचा, बैग्स चेक हुए, हल्की तलाशी ली गई और फिर ऑल क्लियर। किसी ने भी उसके कपड़े या शरीर को चेक नहीं किया। उस जमाने की एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिर्फ नाम की चीज थी। ना कोई स्कैनर, ना बॉडी चेक, ना एक्सरे। बिली ने चैन की सांस ली और फ्लाइट पकड़ ली, वापस न्यूयॉर्क के लिए। प्लेन उतरा, बिली कस्टम्स से गुजरा और कोई कुछ नहीं बोला। दूसरी बार भी उसका प्लान पूरी तरह काम कर गया। वो हैश अब फिर से बेचने लगा, लेकिन इस बार उसने दाम और ज्यादा बढ़ा दिए। माल हाई क्वालिटी था और डिमांड बहुत तेज। कुछ ही दिनों में बिली फिर से हजारों डॉलर कमा चुका था। बिली को लगने लगा था कि उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिससे जब चाहे पैसे कमाए जा सकते हैं। वो तुर्की से हैश लाता, न्यूयॉर्क में बेचता और जब भी पैसे खत्म होते वापस चला जाता। सब कुछ इतनी स्मूथली चल रहा था कि ये अब उसकी जिंदगी की आदत बन चुका था। 6 महीने आराम से गुजरे। जब फिर से पैसे खत्म होने लगे तो अप्रैल 1970 में बिली ने चौथी बार तुर्की की उड़ान पकड़ी। इस बार भी उसने वही तरीका अपनाया। 2 किलो हैश खरीदी, शरीर पर टेप से चिपकाई, ऊपर से ढीले कपड़े पहने और वापस न्यूयॉर्क लौट आया। अब ये सब उसके लिए बिल्कुल रूटीन बन चुका था। ऐसा काम जो न डराता था न रोकता, जैसे कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन दुनिया में उस वक्त कुछ और ही पक रहा था। सितंबर 1970 में मिडिल ईस्ट में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। जॉर्डन और पैलेस्टाइन के बीच हिंसा भड़क उठी। कई आतंकवादी ग्रुप्स ने प्लेन हाईजैक की। यात्रियों को उतारकर जहाज़ों को रेगिस्तान में उड़ाया गया। उन प्लेनों में कोई नहीं मरा, लेकिन इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस पूरे टाइम पीरियड को बाद में ब्लैक सितंबर कहा गया और इसकी वजह से एविएशन सिक्योरिटी पूरी तरह से बदलने लगी। अब एयरपोर्ट्स पर तलाशी ज्यादा कड़ी हो गई थी। चेकिंग पहले से सख्त, गार्ड्स ज्यादा सतर्क। बिली को भी इस बदलाव की भनक लग चुकी थी। उसे पता था कि अब हर बार पहले जैसी आसानी नहीं होगी। तुर्की इन घटनाओं में सीधे शामिल नहीं था, लेकिन मिडिल ईस्ट का हिस्सा तो था और उस तनाव का असर हर तरफ महसूस होने लगा था। लेकिन बिली अब वैसे नहीं सोचता था जैसे पहले करता था। अब उसमें एक अजीब सा घमंड आ गया था। 3 बार प्लान काम कर चुका था और अब उसे लगने लगा था कि चौथी बार भी सब ठीक ही रहेगा। उसे लगने लगा था कि ये सब उसके कंट्रोल में है। यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। फिर भी उसने वही पुराना पैटर्न अपनाया। टैक्सी ड्राइवर दोस्त से मिला, उसके घर गया, 2 किलो हैश खरीदी, शरीर पर टेप से बांधी और ढीले कपड़े पहनकर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। बिल्ली इस बार थोड़ा ज्यादा सतर्क था। एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले ही वो एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और हर मुसाफिर को ध्यान से देखने लगा। कौन कैसे सिक्योरिटी से गुजर रहा है, किसका क्या चेक हो रहा है, क्या बॉडी सर्च हो रही है या नहीं, वो हर चीज नोट कर रहा था। कुछ देर तक देखकर उसे लगा कि गार्ड्स बस बैग्स की हल्की चेकिंग कर रहे हैं, किसी को छुआ तक नहीं जा रहा। ये देखकर उसकी सांस थोड़ी हल्की हुई। लगने लगा शायद चौथी बार भी वैसे ही सब ठीक रहेगा। बिली कस्टम्स काउंटर तक पहुंचा, पासपोर्ट दिया, बैग आगे बढ़ाया। अधिकारी ने पासपोर्ट पर मुहर लगाई, बैग को जरा सा देखा और हाथ से इशारा कर दिया, आप जा सकते हैं। जैसे बाकी मुसाफिरों को छोड़ा जा रहा था वैसे ही बिली भी आगे बढ़ गया। अब उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मन ही मन सोचा, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन असली खेल अब शुरू होना था।
सिक्योरिटी चेक के बाद यात्रियों को बोर्डिंग गेट की तरफ ले जाने के लिए उन्हें एक बस में बिठाया गया। बिल्ली को यह अजीब लगा क्योंकि पिछली बार वो सीधे पैसेंजर ब्रिज से प्लेन में गया था, जो टर्मिनल को प्लेन से जोड़ता है। शायद फ्लाइट किसी दूर गेट पर लगी है, उसने खुद से कहा। ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस में एक बुजुर्ग औरत आकर उसके पास बैठ गई। वो बात करने लगी, अपने बेटे के बारे में, अपने सफ़र के बारे में, कैसे जिंदगी में यहां तक पहुंची। बिली मुस्कुराता रहा, सिर हिलाता रहा, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह कहीं और था। बस धीरे धीरे विमान के पास पहुंच रही थी और तभी बिली की नज़र बाहर पड़ी। जो उसने देखा उससे उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। प्लेन के पास भारी संख्या में सैनिक और अफसर खड़े थे और ये कोई आम सुरक्षा टीम नहीं थी। उनके हाव भाव से साफ लग रहा था कि अब हर पैसेंजर की पूरी तलाशी ली जाएगी, सिर से लेकर पैर तक। बिली के दिमाग में तुरंत सारी चीजें कनेक्ट होने लगीं। मिडिल ईस्ट में जो हाल ही में प्लेन हाईजैक हुए थे, उनका असर अब तुर्की तक पहुंच चुका था। अब कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा था। न प्लेन में हथियार, न बम, न कोई अवैध चीज, कुछ भी अंदर नहीं जाने देना था। बिली अब उस बस में था, शरीर से टेप की हुई 2 किलो हैश बांधे हुए, और सामने खड़े थे तगड़े सिक्योरिटी अफसर पूरी तैयारी के साथ। हर मुसाफिर को एक एक करके नीचे उतारा जा रहा था। सबके कपड़े, जूते, जेब, हर चीज की तलाशी हो रही थी। कोई बिना चेकिंग के आगे नहीं जा रहा था। बिली के होंठ सूख गए थे, उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो जानता था अब अगर एक भी अफसर का हाथ उसके सीने या पेट पर पड़ा तो सब कुछ खत्म। वो नज़ारा बिल्कुल वैसा था जैसा बिल्ली ने कभी सोचा भी नहीं था, बल्कि उससे भी बदतर। अगर सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट के गेट पर होती तो वो दूर से देख लेता, कोई बहाना बनाकर बच निकलता। लेकिन अब वो बस में था, बाकी यात्रियों के साथ, और सीधा विमान के दरवाजे तक पहुंच चुका था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जो होना था अब यहीं और अभी होना था। बस धीरे धीरे रुकी। एक एक कर यात्री उतरने लगे और हर किसी की एक एक करके कड़ी तलाशी ली जाने लगी। बैग्स, शरीर, कपड़े, कोई भी नहीं बच रहा था। बिली अपनी सीट पर एकदम जड़ हो गया। उसका दिमाग जोरों से काम कर रहा था। क्या किया जाए, कैसे बचा जाए? बस एक ही रास्ता सूझा, बस में ही छिपा रहो। उसने तुरंत एक नाटक शुरू कर दिया, जैसे उसका पासपोर्ट गिर गया हो। वो सीटों के नीचे झुकने लगा, इधर उधर देखने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अब तक बस में ज्यादातर यात्री उतर चुके थे। बाहर अफसर हर एक मुसाफिर को सख्ती से चेक कर रहे थे। बिली नीचे ही झुका रहा, सांसें धीमी रखने की कोशिश करता रहा। लेकिन तभी वो औरत जो पहले उससे बस में बातें कर रही थी, उसने झुककर पूछ लिया, क्या ढूंढ रहे हो? बिली ने बिना सोचे जवाब दिया, मेरा पासपोर्ट शायद यहीं गिर गया है। उस औरत ने उसकी जेब की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारा पासपोर्ट तो तुम्हारी जेब में ही है। बिली ने देखा, वाकई पासपोर्ट उसकी जैकेट की जेब से थोड़ा बाहर झांक रहा था। वो एक थकी हुई मुस्कान के साथ बोला, ओह शुक्रिया। उसने तो मदद की थी, लेकिन अनजाने में बिल्ली का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। अब हालात और भी खराब हो चुके थे। बस के बाहर एक सिपाही खड़ा जोर से चिल्ला रहा था, चलो जल्दी बाहर निकलो। अब बिल्ली के पास कोई चारा नहीं था। वो और देर तक सीट के नीचे नहीं छुप सकता था। उसे उठना पड़ा, बस से उतरना पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा सूखा हुआ। अंदर सिर्फ एक ही सोच दौड़ रही थी, अगर उन्होंने मुझे चेक किया तो सब खत्म हो जाएगा। वो लाइन की ओर बढ़ा। सामने देखा, 2 कतारें लगी थीं, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। हर इंसान को बारी बारी से रोका जा रहा था। पहले उनके बैग की जांच होती, फिर कपड़े चेक होते और फिर पूरे शरीर की तलाशी ली जाती थी। एक एक करके लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और अब बिल्ली की बारी ज्यादा दूर नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा, हर चीज को पढ़ने की कोशिश की, जैसे वो खुद किसी शतरंज की बाजी में फंसा हो। कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक आखिरी उम्मीद थी, किसी तरह धोखा देकर निकल जाना। उसने मन में सोचा, क्या मैं ऐसा दिखा सकता हूं जैसे मेरी तलाशी हो चुकी है? क्या मैं सीधा प्लेन की तरफ बढ़ सकता हूं, ऐसे जैसे सब क्लियर हो चुका हो? उसे खुद भी यकीन नहीं था कि यह तरीका काम करेगा, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। धीरे धीरे, बिना किसी का ध्यान खींचे, वो आगे बढ़ा। हर कदम सोच समझ कर रखा। उसने वो पल पकड़े जब सिक्योरिटी गार्ड्स किसी और पैसेंजर को चेक करने में लगे हुए थे और एक एक करके बिली पहली सिक्योरिटी लाइन पार कर गया। उसने दिखाने के लिए अपना बैग खोला, उसमें हाथ डाला, कुछ निकाला और फिर वापस रख दिया, जैसे वो भी चेकिंग से गुजर चुका हो। फिर वो सीधा विमान की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।
अब उसके पीछे थे सिक्योरिटी गार्ड्स और सामने सिर्फ प्लेन। उसे लगा मैं बच गया। उसने पहला कदम विमान की सीढ़ियों पर रखने ही वाला था, तभी एक हाथ उसके कंधे पर आकर टिक गया। एक सिक्योरिटी अफसर ने उसे पीछे से रोक लिया। वो टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला, वेयर यू गो? बिली का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने घबराहट छुपाते हुए सामने खड़े एक अफसर की तरफ इशारा किया और बोला, दैट ऑफिसर ऑलरेडी सर्च्ड मी। अब उस गार्ड ने बिली को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर उस अफसर से पूछा जिसकी ओर बिली ने इशारा किया था, डिड यू सर्च दिस गाय? दूसरे अफसर ने बिना ज्यादा सोचे कहा, नो आई डिडंट सर्च हिम। ये सुनते ही बिल्ली के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। नो आई डिडंट सर्च हिम। ये शब्द उसके कानों में जैसे बम की तरह फटे। कंधे पर रखा हाथ अब और कस गया। अफसर का पूरा शक अब सीधा बिली पर आ चुका था। उसने कहा, हाथ ऊपर करो। बिली के हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो अंदर से टूट चुका है। मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, बस अब सब खत्म होने वाला है। अफसर ने उसकी तलाशी शुरू की, सर से लेकर नीचे तक। जैसे ही उसका हाथ बिली के सीने और पेट पर पहुंचा जहां हैश के पैकेट चिपके हुए थे, तो एक पल को ऐसा लगा जैसे हाथ किसी अजीब सतह से टकराया हो। लेकिन अफसर ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। वो तलाशी नीचे तक करता चला गया। बिली की सांस जैसे रुक गई थी। फिर एक पल के लिए उसे थोड़ी राहत सी महसूस हुई। उसने सोचा, शायद मेरी डीली जैकेट ने बचा लिया। पैकेट इतने अच्छे से चिपके थे कि बाहर से पता ही नहीं चला। लेकिन तभी अफसर ने दोबारा ऊपर की ओर तलाशी शुरू कर दी। जैसे ही उसका हाथ फिर से सीने के पास पहुंचा, वो अचानक रुक गया। उसने बिली की आंखों में सीधे देखा, फिर एक तेज कदम पीछे लिया, अपनी बंदूक निकाली और चिल्लाया, बम्बा बोम्बा। यह सुनते ही पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हर तरफ अफसरों ने अपनी बंदूकें निकाल ली और सबका निशाना अब बिली की छाती की ओर था। बिली पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। हाथ हवा में थे, आंखें खुली की खुली। मन में सिर्फ एक ही डर चल रहा था, कहीं ये यहीं गोली न मार दें। उसने खुद को बिल्कुल नहीं हिलाया, न कोई बहाना, न कोई चिल्लाहट। हर प्लान, हर चाल, हर झूठ अब खत्म। एक अफसर धीरे धीरे उसके पास आया। उसने बिल्ली की जैकेट ऊपर उठाई और अंदर झांका। कोई बम नहीं था, बस कुछ प्लास्टिक में लिपटे पतले पतले हैश के पैकेट थे। अफसर ने नजरें घुमाई, अपने साथियों की तरफ देखा और बोला, हशिश हशिश। सारे हथियार नीचे कर दिए गए। अफसरों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन बिली के लिए राहत जैसी कोई चीज अब बची नहीं थी। उसकी असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। उसी पल उसने मन ही मन महसूस किया, अब मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उसे तुर्की पुलिस के हवाले कर दिया और वहां से सीधे उसे ले जाया गया इस्तांबुल की एक कुख्यात जेल में, जिसका नाम था बैसा प्रिजन। जैसे ही वो वहां पहुंचा, सबसे पहला काम हुआ, उसका सिर पूरी तरह से मुंडवा दिया गया। ना कोई सवाल, ना सफाई, ना बात, बस एक मशीन और पूरा सिर साफ। उसके बाद उसे जेल की एक वार्ड में ले जाया गया। ये जेल किसी आम जेल जैसी नहीं थी। यहाँ की हर वार्ड में कई सेल होते थे, लेकिन कोई गार्ड अंदर नहीं आता था। गार्ड्स की जगह यहाँ कुछ कैदियों को ये पावर दी गई थी कि वो पूरे वार्ड को संभालें। इन्हें कहा जाता था रेस्पॉन्सिबल इनमेट। इन्हीं में से एक ने बिली को उसकी सेल तक पहुंचाया। उसके पास चाबियों का एक बड़ा झुंड था। वो दरवाज़ा खोल रहा था, बंद कर रहा था, जैसे खुद ही गार्ड हो। सोचिए, एक कैदी के पास ही बाकी कैदियों की चाबियां थीं। बिली की सेल बहुत ठंडी थी, बहुत ज़्यादा। अक्टूबर का महीना था, लेकिन वहाँ ना हीटर था, ना कंबल, ना कोई गर्मी देने वाला सामान। बिस्तर के नाम पर बस एक लोहे का ढांचा था, ना गद्दा, ना चादर। दीवारें पत्थर की, फर्श ठंडा, हर चीज़ को छूने पर बर्फ जैसी लगती थी। बिली ने उस रिस्पॉन्सिबल इनमेट से पूछा, क्या मुझे एक कंबल मिल सकता है? उसने बिना कोई दिलचस्पी दिखाए जवाब दिया, नहीं नहीं, कुछ नहीं है, जाकर सो जाओ। अब एक और मुश्किल सामने आई, भाषा। तुर्की में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे, और अगर बोलते भी थे तो टूटी फूटी, जिससे ठीक से बात करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन बिल्ली ने एक अजीब बात नोट की। जब वो कैदी सेल का दरवाज़ा बंद करने आया तो उसने ताला नहीं लगाया। चाबियां उसके पास थीं, लेकिन शायद थका हुआ था, या फिर इतने सारे ताले में से सही चाबी ढूंढने का मन नहीं था। जो भी वजह रही हो, दरवाज़ा बंद था, लेकिन लॉक नहीं था। गार्ड और कैदी के जाते ही बिली को बगल की सेल से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। बिल्ली ने दरवाजे की ओर देखा, धीरे धीरे पास गया और सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन शब्द साफ नहीं थे।
जब उसने देखा कि बाहर कोई गार्ड नहीं है तो उसने धीरे से अपनी सेल का दरवाज़ा खोला और दबे पांव उस कैदी के पास पहुंच गया जो उसे आवाज़ दे रहा था। जैसे ही बिली उसके पास पहुंचा, उस कैदी ने एक लंबी सी लकड़ी की छड़ी उसकी ओर बढ़ा दी। उस छड़ी के एक सिरे पर लोहे का हुक लगा हुआ था। कैदी ने फुसफुसाकर कहा, ले लो, ले लो। बिली थोड़ी देर तक समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। ये आदमी उसे ये अजीब सी चीज़ क्यों दे रहा है, इसका करना क्या है। लेकिन धीरे धीरे बात कुछ कुछ समझ में आने लगी। उस कैदी का इशारा था, हॉलवे के आखिर में एक सेल है जहां कुछ कंबल रखे हैं और ये छड़ी उन तक पहुंचने के लिए है। भाषा की दीवार अब भी खड़ी थी, लेकिन ज़रूरत ने समझ को तेज कर दिया था। बिली को कंबल की सख्त ज़रूरत थी। वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए ज़्यादा सोचे बिना उसने छड़ी ली और हॉलवे की तरफ बढ़ गया। पूरी जेल में अंधेरा पसरा हुआ था, कुछ साफ नहीं दिख रहा था। दाईं ओर से सर्द हवा आ रही थी और आगे सिर्फ अंधेरा। वो धीरे धीरे आखिरी सेल तक पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। बिली ने छड़ी को सलाखों के अंदर बढ़ाया, हुक से कंबलों को खींचने लगा। कुछ ही देर में वो 2 कंबल बाहर निकाल लाया। वापस लौटते हुए उसने एक कंबल उस पड़ोसी कैदी को थमा दिया, दूसरा अपने साथ लेकर अपनी सेल में आ गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, बिना देर किए कंबल ओढ़ा और उस ठंडी नंगी लोहे की चारपाई पर गिर गया। थकान इतनी गहरी थी कि आंखें बंद करते ही वो नींद में डूब गया। लेकिन वो राहत ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। वार्ड में वही रिस्पॉन्सिबल इनमेट जिसे गार्ड्स ने सब पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी थी, हॉलवे में गश्त पर था। शायद उसे गार्ड बनने का नाटक करना अच्छा लगता था। जैसे ही वो बिली की सेल के पास पहुंचा और देखा कि बिली कंबल ओढ़े सो रहा है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बड़बड़ाता हुआ सीधा उसकी सेल में घुसा और जोर से चिल्लाया। बिली एक झटके में उठ बैठा, आंखें चौंधी आईं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आंखें पूरी खुलीं तो सामने वही आदमी खड़ा था जो इस वार्ड का खुद बना बनाया गार्ड था। वो बिली को उस कंबल के लिए ऐसे घूर रहा था जैसे बिली ने उससे कुछ चुरा लिया हो। बिना कुछ कहे वो सीधे बिली पर झपटा और कंबल खींचने लगा। बिली डर तो गया, लेकिन इस बार वो झुका नहीं। उसने कंबल को कसकर पकड़ा और पीछे नहीं हटने दिया। अब दोनों के बीच जबरदस्त खींचतान शुरू हो चुकी थी। बिली के मन में गुस्सा उबाल मारने लगा। ये क्या बकवास है, सिर्फ एक कंबल ही तो है, और वो भी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। उसने एक झटके में मुट्ठी भींची और सीधे उस कैदी के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। कैदी बौखला गया, चीखने लगा, लेकिन तुर्की भाषा में। बिली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। बस उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। वो आदमी भागा और कुछ ही मिनटों में लौट आया, इस बार 2 जेल गार्ड्स के साथ। गार्ड्स ने आते ही बिली को पकड़ लिया। कोई बात नहीं सुनी, कोई सवाल नहीं किया। उसे जमीन पर घसीटते हुए वार्ड से बाहर ले गए। बिली डर चुका था। उसे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। उसे जेल के अंधेरे हिस्से में ले जाया गया, नीचे किसी बेसमेंट की ओर, एक तंग, ठंडी और दम घुटने वाली जगह। जहां उसे लाया गया वहां दीवार से एक मोटी रस्सी लटक रही थी। उस रस्सी में एक पुली लगी थी। गार्ड्स ने उसे जमीन पर पटका, फिर उसके पैरों को कसकर बांधा और रस्सी खींचनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में बिली उल्टा लटक रहा था, सिर नीचे, पांव ऊपर। उसी पल उसे समझ आ गया, ये कोई आम जगह नहीं है, ये सज्जा देने की जगह है। ये था पनिशमेंट रूम। कुछ देर बाद वहां एक तीसरा गार्ड आया, एक भारी भरकम शरीर, सख्त चेहरा और आंखों में कुछ अजीब सी ठंडक। बाद में बिली को पता चला उसका नाम हमिद था। वो इस जेल का हेड गार्ड था और उसके हाथ में था एक मोटा बेटन, लकड़ी की भारी छड़ी। हमिद ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई चेतावनी नहीं दी, बस सीधे बिली की टांगों पर मारना शुरू कर दिया। बिली की चीखें उस अंधेरे कमरे की दीवारों में गूंजने लगीं। प्लीज, नो, प्लीज, वो चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन हमिद पर कोई असर नहीं पड़ा। वो लगातार मारता रहा, बिना एक पल की रुकावट। बिली को समझ ही नहीं आया कि वो कितनी देर तक पिटता रहा। वक्त जैसे थम गया था। जब आखिरकार गार्ड्स ने उसे छोड़कर वापस सेल में लाया तो वो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता था। उसे घसीटकर अंदर लाया गया। अगले कई दिन तक वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया। बिली सिर्फ 23 साल का था और उसने जिंदगी में पहले कभी जेल देखी भी नहीं थी। अब वो उस दुनिया में था जहां ना कोई इंसानियत थी, ना कोई माफ़ी, बस सज़ा और डर था। उस जेल में जिंदा रहने के लिए उसे जल्दी ही बहुत कुछ सीखना पड़ा। उसे समझना पड़ा कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब झुक जाना है और कब खुद को संभालना है।
लेकिन इन सबसे बड़ी परेशानी थी भाषा। वो एक ऐसे देश में था जहां लोग उसकी जुबान नहीं समझते थे। टूटे फूटे शब्दों में जो थोड़ा बहुत बात होती भी थी वो सिर्फ और ज्यादा उलझन पैदा करती। वो बिल्कुल अकेला था, एक अजनबी देश में, अजनबी लोगों के बीच, और अब एक ऐसे मुकदमे का सामना करने जा रहा था जिसका अंजाम वो सोच भी नहीं सकता था। कुछ दिन बाद जेल प्रशासन ने उसे बताया अब उसका ट्रायल शुरू होने वाला है। उसे एक मौका मिला बाहर किसी को संपर्क करने का, लेकिन 1970 में हालात आज जैसे नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय कॉल करना आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। बिली के पास बस एक ही रास्ता था, अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिखना। उसने धीरे धीरे एक पत्र लिखा अपने पिता के नाम, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि कैसे बताए वो क्या कर बैठा है और अब किस संकट में है। उसे मालूम था ये खबर उसके माँ बाप के दिल को तोड़ देगी। शर्म, पछतावा और डर सब मिलकर उसके भीतर एक बोझ बन चुके थे, पर कोई और रास्ता नहीं था। उसने चिट्ठी भेजी और फिर बस इंतजार किया। कुछ दिन बाद उसके पिता अमेरिका से इस्तांबुल पहुंच गए। वो गुस्से में थे, लेकिन बेटे के लिए दिल अब भी धड़कता था। बिली से मिलने वो सीधे जेल आए और साथ लाए थे अमेरिका के काउंसिल ऑफिसर को भी। जब बिली ने अपने पिता को देखा वो उनके गले लग गया, लेकिन अंदर से वो चाह रहा था कि काश वो उस पल गायब हो जाए। शर्म इतनी थी कि वो नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। पिता, बेटा और काउंसिल तीनों एक साथ बैठे। बिली ने धीरे धीरे सब कुछ बताया, कैसे वो तुर्की आया, हैश खरीदी, कैसे पकड़ा गया और अब क्या सजा हो सकती है। कुछ ही दिन बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, 4 साल और 2 महीने की सजा। यह फैसला जितना कठोर था उतना ही बचाव भी था। असल में तुर्की के कानूनों के हिसाब से यह सजा हल्की मानी जाती थी, क्योंकि बिली को ड्रग ट्रैफिकिंग का दोषी नहीं ठहराया गया था। उसके पिता ने एक वकील हायर किया था जिसने अदालत को समझाया कि बिली के पास जो मात्रा थी वो इतनी कम थी कि इसे तस्करी नहीं माना जा सकता। इसलिए उसे सिर्फ नशीले पदार्थ रखने का दोषी माना गया, न कि स्मगलिंग का। अगर उस पर ट्रैफिकर का आरोप लग जाता तो सजा कई गुना बड़ी हो सकती थी। तो 4 साल 2 महीने की सजा हालात के मुताबिक एक अच्छा सौदा था। लेकिन ये मत भूलिए कि बिली सिर्फ 23 साल का था। 4 साल जेल में बिताने का मतलब था उसकी जवानी का सबसे कीमती हिस्सा सलाखों के पीछे। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, सजा को स्वीकार करे और जैसे तैसे जेल में गुजारे, या फिर भाग निकलने का रास्ता ढूंढे। भाषा अब भी उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी, लेकिन वक्त के साथ उसने तुर्की भाषा सीखनी शुरू की। एक शब्द इधर से, एक उधर से। धीरे धीरे वो बाकी कैदियों से बात करने लायक बनता गया। अब उसका ध्यान सिर्फ जिंदा रहने पर नहीं था, बल्कि आज़ादी के बारे में सोचने पर था। जेल में बाकी कैदी भी अक्सर भागने के प्लान पर बातें करते रहते थे। कौन सा रास्ता हो सकता है, कहाँ जाया जा सकता है, कैसे पकड़ से बचा जा सकता है। इन सब बातों पर दिन रात चर्चाएं होती थीं। कुछ कैदियों के पास तो इस्तांबुल के नक्शे तक थे और वो बार बार एक खास ट्रेन रूट की चर्चा करते थे जो इस्तांबुल को ग्रीस से जोड़ता था। उनका मानना था कि इस ट्रेन का एक मोड़ ऐसा आता है जहां से अगर कोई सही वक्त पर कूदे तो वो तुर्की की सीमा छोड़कर सीधे ग्रीस में घुस सकता है। वो सब यही कहते, अगर एक बार वहां तक पहुंच गए तो फिर आज़ादी तुम्हारी है। लेकिन ये सब सिर्फ बातें थीं। असल में ऐसा कर पाना, उस जेल से निकल पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये कोई आम जेल नहीं थी। यहाँ बंद थे कातिल, बलात्कारी और सबसे खतरनाक स्मगलर। इसलिए सुरक्षा भी सबसे ज़्यादा सख्त थी। लेकिन जितनी सख्ती जेल की दीवारों और सुरक्षा में थी, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक माहौल जेल के अंदर मौजूद था। हर दिन किसी न किसी बात पर कैदियों के बीच बहस होती थी और बात अक्सर हाथापाई या झगड़े तक पहुंच जाती थी। हर हफ्ते कोई नया टकराव देखने को मिलता, कभी गाली गलौज, कभी थप्पड़बाजी और कभी सीधे सीधे खून खराबा। कुछ कैदियों के पास चुपके से बनाए गए हथियार भी होते थे, जैसे कि चाकू, जो या तो छुपाकर रखे जाते थे कपड़ों के अंदर या फिर टूटी फूटी चीज़ों से गुप्त रूप से तैयार किए जाते थे। जब किसी के साथ दुश्मनी बढ़ती थी तो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करके अचानक हमला किया जाता था। अक्सर कोनों या अंधे हिस्सों में छिपकर वार किए जाते थे ताकि गार्ड्स को भनक भी न लगे। लेकिन इस जेल में एक और भी ज्यादा अजीब और शर्मनाक रिवाज था, जिसे सुनकर भी बिली को यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर अक्सर कैदी अपने दुश्मनों पर जानलेवा हमला नहीं करते थे, बल्कि जानबूझकर उनकी पीठ या नितंबों पर चाकू से वार करते थे, ताकि उन्हें मारे नहीं बल्कि शर्मिंदा करें। इस तरह के हमलों का मकसद जान लेना नहीं
बल्कि अपमान करना होता था। ऐसे घाव जो शरीर से ज्यादा मानसिक जख्म छोड़ते थे और एक कैदी की इज्जत को चोट पहुंचाने का जरिया बनते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। दिन बीते, फिर हफ्ते बीते और देखते ही देखते 1.5 साल निकल गया और बिली अब भी उसी जेल में बंद था, एक अजनबी देश में, अजनबी जबान और अजनबी चेहरों के बीच। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक बात घूमती रहती थी, यहां से कैसे भागा जाए। इन्हीं दिनों उसे जेल के अंदर एक खास जगह के बारे में पता चला, बेकरुई पसिकियाट्रिक हॉस्पिटल। ये एक तरह की मानसिक संस्था थी जो जेल और पागल खाने के बीच की कैटेगरी में आती थी। यहाँ उन्हें भेजा जाता था जो मानसिक रूप से अस्थिर माने जाते थे या फिर जो दिखाते थे कि वे मानसिक रोगी हैं। तुर्की के कानून के मुताबिक अगर कोई कैदी मानसिक रूप से बीमार साबित हो जाए तो उसे उस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ की सुरक्षा सामान्य जेलों से कम सख्त होती है। बिली ने दूसरे कैदियों से सुन रखा था कि बेकरुई से भाग निकलना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा निगरानी नहीं होती और ना ही वहाँ उतने खतरनाक अपराधी रखे जाते हैं। यहीं से बिली ने अपना नया प्लान बनाना शुरू किया। वो खुद को मानसिक रोगी साबित करना चाहता था ताकि उसे वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए और उसे वहाँ से भागने का एक सही मौका मिल सके। लेकिन बिली जानता था कि सिर्फ हॉस्पिटल से भाग जाना ही काफ़ी नहीं होगा। असल चुनौती तुर्की की सीमा से बाहर निकलना थी, क्योंकि जब तक वो तुर्की से बाहर नहीं जाएगा तब तक वो आज़ाद नहीं कहलाएगा। यही सोचते हुए उसे याद आया वो पुराना दोस्त पैट्रिक, जिससे उसकी दोस्ती कॉलेज छोड़ने के दिनों में हुई थी। पैट्रिक अक्सर बिली से मिलने इस्तांबुल आता था और अब वही इकलौता इंसान था जिस पर बिली आज भी भरोसा कर सकता था। बिल्कुल सही टाइम पर पैट्रिक की एंट्री ने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। जब बिली ने उससे अपना एस्केप प्लान शेयर किया तो पैट्रिक ने बिना एक पल गवाए उसका साथ देने का फैसला कर लिया। इस्तांबुल की उस जेल में जहां हर दीवार पर जैसे कान उगे हों, बिली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पैट्रिक को अपना पूरा प्लान बताया, क्योंकि उसे पता था कि वहां के गार्ड्स को अंग्रेजी समझ नहीं आती थी। उसका प्लान 3 स्टेप्स में तैयार किया गया था। पहला, बिली को खुद को मानसिक रूप से बीमार साबित करना था ताकि उसे जेल से निकालकर साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जा सके। दूसरा, पैट्रिक को बाहर नकली आईडी, दस्तावेज और एक गाड़ी के साथ तैयार रहना था ताकि सही मौके पर बिली को वहां से निकालकर भागा जा सके। तीसरा, दोनों को मिलकर किसी तरह तुर्की की सीमा पार करके ग्रीस पहुंचना था, जहां से बिली को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था। हालांकि इस प्लान में एक कमज़ोर कड़ी भी थी। अगर इनमें से कोई भी स्टेप फेल हो गया तो बिली की सज़ा और भी भयानक हो सकती थी, क्योंकि अब वो भागने की कोशिश के आरोप में भी फंस सकता था। अब बिली ने अपने हिस्से का काम शुरू कर दिया। उसे जेल के मनोचिकित्सकों को ये यकीन दिलाना था कि वो मानसिक रोगी है और उसके लिए उसे पूरे तरीके से पागल दिखना पड़ता। अगले कुछ दिनों में बिली ने ऐसी हरकतें की कि असली पागल भी पीछे रह जाए। कभी वो बिना किसी वजह के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता, कभी किसी गार्ड को देखकर हंसी में फूट पड़ता, तो कभी अकेले बैठकर दीवारों से बातें करता। लेकिन बिली को यह भी मालूम था कि अगर उसने ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर दी तो डॉक्टरों को शक हो सकता है कि यह सब नाटक है। इसलिए उसने हर एक्टिंग में एक संतुलन बनाए रखा। इतना पागल दिखे कि डॉक्टरों को भ्रम हो जाए, लेकिन इतना नहीं कि कोई इसे सीधा ड्रामा समझे। कुछ दिनों बाद उसका नाम साइकियाट्रिक बोर्ड के सामने पेश किया गया। 3 डॉक्टरों का एक पैनल उसके सामने बैठा था और बिल्ली ने वहीं पर अपनी जिंदगी की सबसे असरदार परफॉर्मेंस दी। जैसे ही कोई डॉक्टर कुछ लिखने लगता, बिल्ली तुरंत चीख उठता, क्या लिख रहे हो? मुझे मत लिखो, सब झूठ है। फिर अचानक उठकर कमरे में इधर उधर भागने लगता, कभी अपने बाल नोचता, कभी खुद से बातें करता। हर हरकत में ऐसा लगता मानो वो पूरी तरह से मानसिक असंतुलन का शिकार है। बिली का ये एक्टर वाला अवतार पूरी तरह सफल रहा। बोर्ड के 3 डॉक्टरों ने मिलकर निर्णय दिया, इस कैदी को मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाए, फिलहाल ऑब्जर्वेशन के लिए। यह सज़ा स्थायी नहीं थी, लेकिन बिली को जो चाहिए था वो अब उसके हाथ में था, एक नया मौका भागने का। बिली जैसे ही साइकियाट्रिक जेल के अंदर पहुंचा, उसे पहली बार असली डर महसूस हुआ। अब तक उसका ध्यान सिर्फ एस्केप प्लान पर था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस जगह में उसे भेजा जा रहा है वो अंदर से कैसी होगी। और अब जब वो वहां पहुंचा तो उसे समझ आया कि ये जगह असल में पागलपन से भरी हुई थी। कैदियों की हालत बयान से बाहर थी। कुछ लोग बस चिल्ला रहे थे बिना किसी कारण के। कोई छत की तरफ आंखें गड़ाकर खड़ा था, जैसे किसी और दुनिया को देख रहा हो। कुछ बस इधर उधर टहलते रहते बिना किसी वजह या दिशा के। बिली को तभी समझ आ गया कि यहाँ लोग सिर्फ मेंटली इल नहीं थे,
ये अपराधी भी थे, खतरनाक अपराधी, कातिल, बलात्कारी और कई ऐसे जिनके दिमागी हालत ने उन्हें और भी अनप्रिडिक्टेबल बना दिया था। इन्हीं में से एक शख्स ऐसा था जो हर वक्त बिली के पीछे लगा रहता, हर जगह बस एक ही बात दोहराता, सिगरेट सिगरेट। वो आदमी बिल्कुल पागल लग रहा था, हर जगह बिली के आसपास मंडराता रहता। बिली उसे नजरअंदाज करता रहा लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, लगातार जैसे एक साया बन गया हो। फिर था एक और इनमेट जो खुद को जज समझता था। वो बाकायदा कोर्ट जैसी एक्टिंग करता, अपने सामने किसी कैदी को खड़ा करता और जोर से चिल्लाता, तुम पर इल्जाम है, तुम दोषी हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। बाकी कैदी भी उस ड्रामे में पूरी तरह शामिल हो जाते। कोई रोने का नाटक करता, कोई जमीन पर गिरकर माफी मांगता। ऐसा लगता जैसे जेल नहीं, कोई पागलों का थिएटर चल रहा हो। कमरे के बीच में एक बड़ा सा खंभा था और कई कैदी उस खंभे के चारों ओर बिना किसी मकसद के लगातार गोल गोल घूमते रहते। ना कोई बात, ना कोई जवाब, बस घूमते रहना, जैसे दिमाग फंस गया हो उसी एक लूप में। वो सब अपने अपने दिमाग की बनाई हुई दुनिया में जी रहे थे। बिली उस कमरे में खड़ा ये सब देख रहा था और हर पल के साथ उसे लग रहा था कि शायद उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो पहली बार डर गया था अपने ही प्लान से, लेकिन उस डर में भी एक राहत छुपी थी। कम से कम यहां से भाग निकलना ज्यादा आसान लग रहा था। इस हॉस्पिटल जैसे जेल की दीवारें ऊंची तो थीं, लेकिन एकदम सीधी नहीं, ऊपर की तरफ उखड़ी हुई, असमान। बिली ने सोचा, सही मौका मिला तो मैं ऊपर चढ़ सकता हूं। सिक्योरिटी भी बहुत कम थी, गार्ड गिने चुने थे, क्योंकि ये जगह असल में एक मेंटल हॉस्पिटल थी जिसे बाद में जेल में बदला गया था। अब उसे बस अपने दोस्त पैट्रिक का इंतजार था। पैट्रिक की जिम्मेदारी थी बिली के लिए एक फेक आईडी और कुछ नकली दस्तावेज तैयार करवाना, जिससे वो तुर्की की सीमा पार कर सके। अमेरिका से पैट्रिक काफी पैसे लेकर आया था। इन्हीं पैसों से वो ये काम कराने वाला था, लेकिन ऐसी चीजें करवाने के लिए उसे सीधे साधे लोगों के पास नहीं जाना था। उसे अंडरवर्ल्ड की तरफ झांकना पड़ा, उन लोगों से मिलना पड़ा जो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करते थे। वे जानते थे कि पैट्रिक के पास पैसे हैं, और यही बात खतरे की जड़ बन गई। कई हफ्ते बीत गए और फिर एक दिन बिली को जेल में एक चिट्ठी मिली उसके पिता की तरफ से। लेकिन उस चिट्ठी ने बिली की जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ ले लिया। उसमें लिखा था कि पैट्रिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो इस्तांबुल के अपने होटल रूम में मरा हुआ मिला। उसकी छाती में चाकू घोंपा गया था। असल में पैट्रिक जिन लोगों से नकली दस्तावेज बनवाने गया था, वो पैसे देखकर लालच में आ गए थे। उन्होंने बिली की मदद करने के बजाय पैट्रिक को ही मार डाला और सारे पैसे लूट लिए। बिली जैसे सुन्न हो गया था। उसे खुद पर गुस्सा आया, शर्म आई और सबसे ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ। अगर मैंने स्मगलिंग ना की होती, अगर मैं जेल में ना होता, अगर मैंने पैट्रिक से मदद ना मांगी होती, तो आज वो जिंदा होता। उसे लगा जेल की पिटाई, गिरफ्तारी और यहां तक कि पागल खाना भी उतना दर्दनाक नहीं था जितना अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत की खबर। उसे लगने लगा कि उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसका परिवार दुख में डूब गया, उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त मारा गया, और अब वो खुद पागलपन के उस घेरे में फंसा था जहां से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो सोचने लगा, काश मैं भी पागल बन जाऊं, काश ये सब भूल जाऊं, बस किसी और दुनिया में चला जाऊं। और ऐसा सोचकर उसने वही किया जो बाकी पागल कैदी कर रहे थे। वो उस खंभे के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, बिना किसी मकसद के, बस पागलों की तरह। उसे महसूस हुआ कि अब उसमें कोई लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे भागने की कोई उम्मीद नहीं थी। करीब 1 महीना ऐसे ही बीत गया। फिर उसका साइकियाट्रिक ऑब्जर्वेशन पूरा हुआ। एक बार फिर उसे डॉक्टर्स के सामने ले जाया गया, लेकिन इस बार बिली ने पागल होने का नाटक नहीं किया। वो शांत था और पूरी साफगोई से अपनी बात रखी। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में लिखा, यह आदमी मानसिक रूप से स्थिर है, और फैसला हुआ कि उसे वापस उसी पुरानी जेल में भेजा जाए। अब बिली ने खुद से एक वादा किया, मैं बाकी की सजा चुपचाप काटूंगा। अब किसी और को मेरी वजह से तकलीफ नहीं होगी। उसका दोस्त मर चुका था, परिवार पहले ही बहुत कुछ सह चुका था। अब बस वही 2 साल बचे थे, और बिली ने तय कर लिया था कि अब बस गिनती करनी है, दिन की, हफ्तों की, महीनों की। बस 2 महीने बचे थे रिहाई के लिए। हर दिन वो अपने सेल में दीवार पर लगे कैलेंडर में एक तारीख काटता, और अब बस 54 दिन बाकी थे। इसी दिन अमेरिकन कौंसल उससे मिलने इस्तांबुल की जेल में आया था। बिली को पूरी उम्मीद थी कि शायद अब कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। शायद अमेरिकी सरकार ने कुछ किया हो, या फिर उसे जल्द रिहा करने का कोई रास्ता निकाला गया हो।
लेकिन जैसे ही उसने काउंसिल के चेहरे को देखा, उसका दिल एकदम बैठ गया। उस चेहरे पर न तो कोई सुकून था, न मुस्कान, न राहत, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी और तनाव पसरा हुआ था। बिली ने उसी पल समझ लिया, कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। शायद घर पर कुछ हुआ है, शायद उसके माँ बाप में से कोई बीमार पड़ गया हो, या फिर कोई बड़ा हादसा हो गया हो। काउंसिल सामने बैठा और कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बेहद धीमे लहजे में बोला, बिली, तुम्हारी सज़ा बदल दी गई है। बिली के शरीर में एक झटका सा लगा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। काउंसिल ने गहरी सांस लेकर बताया कि पहले जो सज़ा हैश पोजेशन के लिए थी, अब उसे बदलकर ड्रग स्मगलिंग का केस बना दिया गया है, और यह फैसला टर्किश सुप्रीम कोर्ट से आया है। बिली को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने सिर्फ अपने लिए थोड़ी सी हैश रखी थी, यह स्मगलिंग कैसे हो सकती है? पर जवाब में काउंसिल के चेहरे पर सिर्फ अफसोस था, जैसे वो कह रहा हो कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। उसने कहा, हमने जितनी कोशिश हो सकती थी की। तुम्हारे वकील ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन कोर्ट का फैसला अब बदल नहीं सकता। नई सज़ा कम से कम 30 साल है, और हो सकता है पूरी जिंदगी के लिए हो। बिली ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले और होंठ सूख गए। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो अपनी धड़कनों को सुन सकता था। कुछ ही दिन पहले तक वो खुद को आजाद हवा में उड़ते हुए सोच रहा था, और अब अचानक उसकी जिंदगी के अगले 30 साल एक तुर्की की जेल में बीतने वाले थे। वो वहां बैठा रह गया, न रो पा रहा था, न चिल्ला पा रहा था। सिर्फ एक ही ख्याल उसके सिर में घूम रहा था, अब या तो मर जाऊं या फिर यहां से भाग निकलूं। कुछ हफ्तों बाद टर्किश सुप्रीम कोर्ट का लिखित फैसला जेल में पहुंच गया, जिसमें साफ लिखा था कि बिली हेज को ड्रग स्मगलिंग के तहत 30 साल की सजा सुनाई जाती है। अब तक ये एक अफवाह जैसा लग रहा था, लेकिन अब वो सरकारी मुहर के साथ सच्चाई बन गया था, और बिली के लिए इसका मतलब एक ही था, जिंदगी खत्म। इसके बाद एक और फैसला सुनाया गया, बिली को तुरंत एक दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाएगा, और वो जगह थी इमराली आइलैंड प्रिजन, एक आइसोलेटेड द्वीप जो पूरी तरह से जेल में तब्दील किया गया था, बिल्कुल अमेरिका के मशहूर एल्कट्राज की तरह, जहां चारों तरफ बस समंदर था, ना कोई बाहर जा सकता था, ना कोई भीतर आ सकता था। इमराली जेल की दिलचस्प बात यह थी कि यहाँ ऊंची दीवारें या इलेक्ट्रिक फेंस नहीं थे, क्योंकि किसी कैदी के भागने की सबसे बड़ी रुकावट थी समंदर। अगर कोई तैर कर भी भागना चाहे तो वो ठंडा, तूफानी और दूर दूर तक फैला पानी ही उसे निगल जाता। अब बात करें इस जेल के अंदर की, तो ये एक सेमी ओपन फैसिलिटी थी। कैदी दिन में खुले आइलैंड के भीतर घूम सकते थे। उन्हें काम पर लगाया जाता था, जैसे खेतों में, फैक्ट्रियों में या सफाई में। इस आइलैंड के बीचों बीच थी एक कैनिंग फैक्ट्री, जहां फल और सब्जियां डिब्बों में पैक होती थी। हर कैदी को एक काम सौंपा गया था, कोई धो रहा था, कोई काट रहा था, कोई डिब्बा बंदी कर रहा था। जब बिली इस जेल में पहुंचा तो उसकी पहली सोच यही थी कि कम से कम अब खुली हवा में सांस तो ले सकता हूं। और फिर एक और बात उसने नोट की, हर हफ्ते एक नाव आती थी जो आइलैंड के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती, और जब वापस जाती तो खाली होती। लेकिन अब उसकी नज़रें कहीं और टिक गई थीं, उन छोटी छोटी लकड़ी की नावों पर जो हर हफ्ते बड़े जहाज़ों के साथ आइलैंड तक आती थीं। हर बार जब बड़ी सप्लाई बोट्स फल सब्जियां और बाकी सामान लेकर आती तो उनके पीछे जुड़ी होती थीं छोटी छोटी डिंगी बोट्स, हल्की खुली हुई लकड़ी की नावें जिनका काम सिर्फ सामान को किनारे तक पहुंचाना होता था। बिली ने कई दिनों तक उन्हें ध्यान से देखा, कैसे गार्ड्स हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं, कब बोट्स किनारे लगती हैं, कब सामान उतारा जाता है और कितनी देर में वो नावें वापस लौट जाती हैं। वो हर एक डिटेल को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रहा था, हर मूवमेंट, हर टाइमिंग, हर कमजोर लम्हा। और फिर उसके जहन में बस एक ही ख्याल बार बार घूमने लगा, अगर कहीं से भागने का मौका है तो शायद इन्हीं नावों के जरिए है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। हर बार अनलोडिंग के दौरान सिक्योरिटी इतनी टाइट होती थी कि नाव के पास भी जाना नामुमकिन जैसा लगता था। गार्ड्स चुपचाप किनारे पर खड़े रहते, हर कैदी पर नजरें गड़ाए। जैसे ही सामान उतरता नावें तुरंत वापस चली जाती, न कोई मौका, न कोई डील और न कोई दरार। और फिर आया 2 अक्टूबर 1975। उस दिन शाम से ही मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ था। आसमान पर मोटे काले बादल छा गए थे, समंदर की लहरें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थीं और हवा हर पल और तूफानी होती जा रही थी। बिली ने देखा, पहली बार वो नावें वापस नहीं जा रही थीं, बल्कि उन्होंने वहीं किनारे पर अपने लंगर डाल दिए थे
और बंधी हुई एक कोने में शांत खड़ी थी। वो समझ गया मौसम इतना खराब हो गया है कि शायद नाविकों ने रिस्क ना लेने का फैसला किया है। यही वो पहली और शायद आखिरी खिड़की थी आज़ादी की। उसके अंदर एक चिंगारी फूटी। आज रात ही मौका है, या तो मैं भाग जाऊं या फिर ये सोच हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दूं। बिल्ली अब सिर्फ एक ही चीज पर फोकस था, आज की रात मैं यहां से भाग जाऊंगा या फिर कभी नहीं। वो जानता था कि ये प्लान उस लम्हे पर टिका है जहां 1 सेकंड की देरी या एक गलत मूवमेंट सीधा उसे मौत के हवाले कर सकता है, या 30 साल की बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे। उस टापू की जेल में भले ही ऊंची दीवारें न थीं, लेकिन सुरक्षा के लिए अलग तरह की व्यवस्था थी। चारों तरफ बनाए गए थे वॉच टावर, जहां से गार्ड्स लगातार नजर रखते थे। कई पुरानी इमारतों को बैरक और गार्ड रूम्स में बदल दिया गया था। एक बड़ी इमारत को फैक्ट्री में बदला गया था, जहां कैनिंग मशीनें और बाकी ज़रूरी सामान रखे गए थे। बाकी इमारतों को डॉर्मिटरी बना दिया गया था, जहां हर कमरे में 30 से 40 कैदी रहते थे। ये किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की तरह था, न कि एक टिपिकल जेल की तरह। हर रात होता था रोल कॉल। गार्ड्स हर कैदी का नाम पुकारते, गिनती करते कि कोई गायब तो नहीं। उसके बाद शुरू हो जाता था लॉकडाउन, मतलब सबको अपने बिस्तरों में रहना होता था और सुबह तक बाहर निकलना मना था। लेकिन उस रात बिली की सांसें कुछ और ही सोच रही थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा रहा, करवटें बदलता रहा, जब तक वो पूरी तरह यकीन नहीं कर गया कि गार्ड्स जा चुके हैं और माहौल शांत है। तभी वो उठा और बिस्तर के नीचे हाथ डालकर एक कपड़े में लिपटी हुई चीज निकाली। उस कपड़े में छुपा था एक छोटा चाकू जो उसने कुछ हफ्ते पहले फैक्ट्री से चुरा लिया था। उसे कपड़े में लपेटकर अपने गद्दे के नीचे छुपा रखा था। अब वो पूरी तरह तैयार था। धीरे से वो बिस्तर से नीचे उतरा और कमरे की खिड़की से बाहर निकल गया। खिड़की कोई खास बंद नहीं थी। जैसा कि पहले भी बताया गया, ये जेल एक प्रॉपर प्रिजन कम और एक लेबर कैंप ज्यादा लगती थी। बाहर निकलते ही बिली सीधा उस जगह गया जहां फैक्ट्री के पास कचरे के बड़े डिब्बे रखे थे। वहीं फलों और सब्जियों के छिलके फेंके जाते थे। वो उन डिब्बों के पास छुप गया। वहीं से उसने गार्ड्स की हलचल को देखना शुरू किया। रात में गार्ड्स की पेट्रोल रूटीन उसने पहले ही सीख ली थी। वो जानता था कि वॉच टावर से कब कहाँ स्पॉटलाइट्स घूमती हैं, किस एंगल पर उन्हें मोड़ा जाता है। और जैसे ही उसे रास्ता साफ दिखा, वो तेजी से चट्टानों की तरफ बढ़ा जो किनारे तक जाती थी। वहां से वो रेंगते हुए रेत पर पहुंचा और समुंदर की तरफ बढ़ने लगा। ये उसकी पूरी योजना का सबसे खतरनाक हिस्सा था। अगर इस वक्त स्पॉटलाइट्स उस पर पड़ जाती तो खेल वहीं खत्म हो सकता था। बिली पूरी ताकत से रेत पर रेंगता गया, पानी तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। जैसे ही वो पानी में पहुंचा, ठंड ने उसकी रूह तक को हिला दिया। उसने पहले से ठंड की उम्मीद की थी, लेकिन ये इतना ज्यादा होगा इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन डर, ठंड और एड्रेनालाइन सब मिलकर उसे एक ही चीज याद दिला रहे थे, भागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। वो तैरता हुआ उस छोटे से वुडन बोट की तरफ गया जो बड़ी नाव से बंधी हुई थी। जैसे तैसे खुद को पानी से खींचकर ऊपर डेक पर पहुंचाया और वहीं लेटकर तेजी से सांसें लेने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन डर उससे भी ज्यादा था। वो उठा और धीरे से अपना छुरा निकाला, वही जो उसने फैक्ट्री से चुराया था, और नाव की रस्सी काटनी शुरू की। लेकिन जैसे ही वो रस्सी काट रहा था, अचानक ऊपर एक खिड़की खुलने की आवाज आई। बिली के हाथ रुक गए। वो तुरंत नीचे झुक गया और उस छोटी सी डोंगी में सिकुड़ कर छुप गया। बिल्कुल एक गेंद की तरह गोल होकर ऊपर से एक खिड़की खुली। वो उसी बड़ी नाव का मालिक था जिससे ये छोटी नाव बंधी हुई थी। अगर उसने नीचे झांक लिया होता तो बिली सीधा उसकी नजरों में आ जाता। बिली एकदम जड़ हो गया। उसने सांस तक रोक ली थी। जरा सी हरकत भी उसे पकड़वा सकती थी। वो आदमी बस खिड़की से बाहर झुका, समुंदर में थूका और फिर अंदर चला गया। बिली कुछ सेकंड और वहीं रुका रहा, पूरी तरह शांत। जब उसे यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तब उसने फिर से काम शुरू किया। उसने चाकू निकाला और रस्सी को धीरे धीरे काटने लगा। आखिरकार रस्सी टूट गई और छोटी नाव बड़ी नाव से अलग हो गई। अब बिल्ली की नाव लहरों के सहारे धीरे धीरे बहने लगी। उसने तुरंत पतवारें उठाईं और पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगा। वो नाव को समुद्र की गहराइयों में लेकर जाता रहा, बस चलता रहा, चलता रहा। कुछ देर बाद एक अजीब सा एहसास हुआ जिसने उसे झकझोर दिया। वो सच में आइलैंड से बहुत दूर निकल आया था। 5 साल में पहली बार बिली ने खुद को आज़ाद महसूस किया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अब एक नई परेशानी सामने थी। वो समुंदर के बीचों बीच खो चुका था।
उसे अंदाज़ा नहीं था कि किनारे की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। जेल में उसने जो नक्शे देखे थे उनके मुताबिक इमराली आइलैंड बुरसा प्रांत के पास था। बिली ने अंदाज़ा लगाया कि उसे साउथ की ओर जाना चाहिए। उसने दिशा तय की और उसी तरफ पतवार चलाने लगा। ठंड, थकान और डर तीनों उसे तोड़ रहे थे, लेकिन उसका जज्बा और शरीर में दौड़ता एड्रेनलिन उसे आगे बढ़ा रहे थे। बिली ने खुद से साफ कहा, या तो मैं किनारे तक पहुंचूंगा या फिर यहीं इस समुंदर में मर जाऊंगा। उसने हिम्मत नहीं हारी और चप्पू चलाना जारी रखा। बिना रुके, बिना थके, उस बेपनाह समुंदर में अकेले, सिर्फ उम्मीद के सहारे। कई घंटे बीत गए पर बिली नहीं रुका। वो सिर्फ आगे देखता रहा, बस चलता रहा। और आखिरकार सुबह की पहली हल्की रोशनी में उसे बहुत दूर कहीं धुंधली सी जमीन दिखाई दी, एक किनारा। वो नज़ारा जैसे उसके सीने में बिजली बनकर दौड़ गया। उम्मीद अब सिर्फ सोच नहीं थी, वो अब सामने था। बिली ने और जोर से चप्पू चलाए, जब तक कि उसकी नाव किनारे की रेत से नहीं टकरा गई। वो नाव से उतरा और जब उसके पांव रेत पर पड़े तो पहली बार उसने खुद को सच में आज़ाद महसूस किया। बिली ने उस पल को जी भर के महसूस किया। 5 साल बाद उसे खुद पर गर्व था कि वो अकेले जेल से भागा, समुंदर पार किया और अब जमीन पर खड़ा था। लेकिन इस जीत के साथ ही उसे यह सच्चाई भी पूरी तरह से पता थी, वो ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकता। सुबह की गिनती में उसकी गैर हाजिरी जरूर पकड़ में आ गई होगी। मतलब जेल प्रशासन को अब तक उसके भागने का पता चल चुका होगा। अब हर सेकंड कीमती था। उसे जल्दी से जल्दी वहां से दूर निकलना था। जहां उसकी नाव उतरी थी वो इलाका बुरसा प्रांत का ही हिस्सा था, ठीक वही जैसा उसने नक्शे में देखा था। पक्के तौर पर जानने के लिए बिली ने वहां के लोकल लोगों से पूछा और उन्होंने साफ कहा, हाँ ये बुरसा ही है। बिली को तुर्की की भाषा अच्छी तरह से आती थी, इसलिए लोगों से बात करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसने एक टैक्सी ली जो उसे सीधा सेंट्रल बुरसा ले गई। वहां से उसने इस्तांबुल जाने वाली एक लोकल बस पकड़ी और कई घंटों की यात्रा के बाद वो आखिरकार इस्तांबुल पहुंच गया। इस्तांबुल पहुंचते ही वो सीधा एक हिल्टन होटल गया और इसका एक खास कारण था। जेल में उसका एक अफगानी दोस्त था जो अब उसी होटल में काम करता था। बिली ने जेल में रहते हुए उससे एक बार पूछा था, अगर मैं कभी यहां से भाग पाया तो क्या तू मेरी मदद करेगा? उस दोस्त ने बिना सोचे हामी भरी थी। बिली ने उसी वादे पर भरोसा किया था। उसे उम्मीद थी कि शायद ये दोस्त उसे कुछ हफ्तों के लिए छुपा लेगा या कम से कम शुरुआती मदद जरूर करेगा। लेकिन जब उसने होटल के रिसेप्शन पर उस दोस्त के बारे में पूछा तो जवाब मिला, वो तो काफी वक्त पहले अफगानिस्तान वापस चला गया। बिल्ली की सारी उम्मीद जैसे एक झटके में टूट गई। जिस एक शख्स पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था अब वो भी नहीं था। थका हुआ, टूटा हुआ और फिर से बिल्कुल अकेला बिली अब एक बार फिर खुद को बेसहारा महसूस कर रहा था। उसने उसी होटल में एक कमरा किराए पर लिया और कुछ घंटों के लिए बेहोशी जैसी नींद में सो गया। जब वो उठा तो सीधा रिसेप्शन पर गया और वहां से कुछ मैप्स मंगवाए। अब वक्त था अगला कदम सोचने का। उसका अगला टारगेट था ग्रीस, तुर्की से सटा हुआ देश। बिली को एक बात अच्छे से पता थी, तुर्की और ग्रीस के आपसी रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। तो अगर वो किसी तरह ग्रीस पहुंच जाए और वहां पकड़ा भी जाए तो बहुत मुमकिन था कि ग्रीस की सरकार उसे तुर्की को वापस न लौटाए। बिली का अगला टारगेट अब बिल्कुल साफ था। तुर्की और ग्रीस की सीमा पार करनी थी। इस्तांबुल से सबसे नज़दीकी बॉर्डर एदिर्ने प्रांत में था और वहीं से होकर बहती थी एक लंबी और चौड़ी नदी, मरित्सा रिवर। यही नदी दोनों देशों के बीच की प्राकृतिक सीमा थी, इस पार तुर्की और उस पार ग्रीस। बिली को बस एक ही काम करना था, इस नदी को पार करना। वो एदिर्ने के पास एक सुनसान इलाके तक पहुंच चुका था, सीमा से कुछ ही दूरी पर, जहां नदी का बहाव साफ दिखाई देता था। उसे मालूम था कि तुर्की के बॉर्डर पर सैनिक गश्त करते हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि पूरे बॉर्डर पर सख्त निगरानी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इलाका मीलों तक फैला हुआ था। हर इंच पर निगरानी रखना किसी भी देश के लिए नामुमकिन होता है और कुछ जगहें तो ऐसी थीं जहां न कोई दीवार थी, न फेंस, बस खुला मैदान और बहती हुई नदी। बिली ने दूर से सैनिकों की मूवमेंट को ध्यान से देखा। हर थोड़ी देर में 1-2 गार्ड आते जाते दिखते थे, लेकिन ज्यादातर समय वहां सन्नाटा था। जैसे ही उसने देखा कि सामने का एरिया कुछ मिनटों के लिए खाली है, वो धीरे धीरे जमीन से चिपक कर रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। सैनिक जहां घूम रहे थे वो हिस्सा थोड़ा ऊंचा था और बिली नीचे वाले ग्राउंड में था, तो वो पूरी तरह झुका रहा, झाड़ियों और घास का सहारा लेते हुए हर हरकत छुपाता हुआ धीरे धीरे बढ़ता गया।
जब भी उसे गार्ड्स की कदमों की आहट सुनाई देती वो वहीं रुक जाता, कभी झाड़ी के पीछे, कभी किसी मिट्टी के उभार में छुपकर। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे डिप तक पहुंच गया जहां जमीन और नीचे ढंसी हुई थी, जैसे कोई सूखी खाई या पुराना गड्ढा। अब उसे बस उस ढलान को चढ़ना था ताकि ऊंचाई से नदी साफ दिखाई दे और फिर मौका देखकर नदी में उतर सके। लेकिन तभी जैसे ही बिली उस ऊंचाई की तरफ चढ़ने ही वाला था, अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, बहुत पास से। वो बिना वक्त गवाए तुरंत नीचे झुक गया, पूरी तरह स्थिर, जैसे कोई पत्थर हो। ठीक उसके ऊपर से 2 बॉर्डर गार्ड्स गुजर रहे थे, इतने पास कि अगर उन्होंने नीचे देखा होता तो वो सीधा पकड़ा जाता। बिली ने उन्हें पहले नहीं देखा था क्योंकि वो एक गहरे खड्ड जैसे रास्ते में चल रहा था और गार्ड्स उसके ऊपर के पथरीले ट्रैक पर थे। सोचिए, अगर उसने आखिरी सेकंड में उन्हें नोटिस नहीं किया होता और झुका नहीं होता तो पकड़ा जाना तय था। बिली वहीं जमे रहा, सांस तक रोक ली। उसने बस दुआ की कि वो उसे ना देखें, जैसे पहले नाव वाली रात में किस्मत ने साथ दिया था, और इस बार भी किस्मत ने उसका साथ दिया। गार्ड्स बिना कुछ नोटिस किए वहां से गुजर गए, ना कोई आवाज, ना कोई शक। जब बिली को पूरा यकीन हो गया कि रास्ता साफ है तो उसने धीरे धीरे खड्ड से बाहर निकलना शुरू किया और दूसरी दिशा में झुकते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। सामने कुछ पेड़ थे, वो बिना रुके उनके बीच अंदर की ओर घुसता चला गया। कुछ देर बाद उसे कहीं से पानी की आवाज सुनाई दी, बहती नदी की धीमी लेकिन साफ गूंज। उसने बिना वक्त गवाए उसी दिशा में दौड़ लगा दी और थोड़ी ही दूरी पर मरित्सा रिवर की चौड़ी धारा उसके सामने थी। बिली अब एक पल भी नहीं रुका। वो दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचा और सीधे पानी में कूद गया। अब डर सिर्फ एक ही था कि कहीं तुर्की के गार्ड्स ने उसे देख ना लिया हो या फिर किसी ऊंचाई से गोली न चला दी जाए। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, या तो आजादी या फिर मौत। बिली ने पूरी ताकत लगाकर तैरना शुरू किया, लहरों के खिलाफ, डर के बीच, लेकिन हिम्मत के साथ। कुछ मिनटों की जबरदस्त कोशिश के बाद वो दूसरी तरफ किनारे पर पहुंचा। अब वो जमीन पर था, लेकिन सवाल अब भी जिंदा था, क्या ये सच में ग्रीस था? जेल में जो मैप्स उसने देखे थे उनके मुताबिक नदी पार करते ही ग्रीस की सीमा शुरू हो जाती थी। लेकिन चूंकि उसने कभी इस इलाके को अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए उसे पूरी तरह यकीन नहीं हो पा रहा था। डर अब भी उसके साथ चल रहा था, क्योंकि अगर वो ग्रीस में भी था तो वहां के बॉर्डर गार्ड्स कहीं भी हो सकते थे, और उनका रिएक्शन क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल था। बिली अब सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पेड़ों के बीच, अनजान रास्तों पर, हर आहट पर चौकन्ना। थकान, डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो जैसे एक अंधेरे जंगल में उम्मीद के सहारे चल रहा हो। वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास से गुजरा, लेकिन उसके होश और आंखें इतनी थकी हुई थीं कि उसे वो झोपड़ी तक नजर नहीं आई। असल में वो झोपड़ी कोई आम जगह नहीं थी, वो ग्रीस बॉर्डर गार्ड्स की एक चौकी थी। अचानक एक सैनिक बाहर निकला। उसने बिली को देखा और एक झटके में चौंक गया। उसने बिना वक्त गवाए अपनी राइफल उठाई और सीधा बिली की तरफ तान दी। बिली ने फौरन अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए, लेकिन गार्ड अब भी चिल्ला रहा था, लगातार कुछ पूछ रहा था। बिल्ली कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि गार्ड क्या बोल रहा है, और तभी उसे एहसास हुआ यह भाषा तुर्की नहीं थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि वो तुर्की में नहीं है। बिली समझ गया, वो ग्रीस में है। उसने दोनों हाथ ऊपर किए हुए ही हंसना शुरू कर दिया और फिर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वहां सिर्फ एक चीज थी, सच्ची आजादी की चमक। कुछ ही देर में और गार्ड्स भी वहां पहुंच गए। सब उसे घूर रहे थे, कुछ घबराए हुए, कुछ हैरान, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी हंस क्यों रहा है। लेकिन बिल्ली को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे अब यकीन हो गया था कि वो बच चुका है, वो वाकई आजाद है। हालांकि ग्रीस के सैनिक इतने आसान नहीं थे। उन्हें शक था कि बिली कोई तुर्की जासूस है या फिर उसके पास कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इसलिए उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया और पूरे 2 हफ्तों तक उससे पूछताछ की। जैसा कि पहले बताया गया, तुर्की और ग्रीस के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। कई सालों से दोनों देशों के बीच सीमाएं विवाद और राजनीतिक टकराव चले आ रहे हैं, इसलिए ग्रीक सेना कुछ भी आंख मूंद कर नहीं मानने वाली थी। लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि बिली किसी मिशन पर नहीं था और उसके पास कोई गोपनीय जानकारी नहीं है, तब उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद उसे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट भेजा गया, जहां अमेरिकी अफसरों ने एक बार फिर उससे पूछताछ की और कुछ दिन बाद
24 अक्टूबर 1975 को बिली को अमेरिका लौटने की इजाज़त दे दी गई। जब वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। उसकी जेल से भागने की हैरान कर देने वाली कहानी अब तक पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। मीडिया चैनल्स, पत्रकार और तमाम रिपोर्टर्स वहां उसका इंतजार कर रहे थे। हर कोई बिली हेजेस की कहानी को सुनना चाहता था और सबसे आगे खड़े थे उसके अपने, उसका परिवार, उसका पिता, जिसने उसे गले से लगा लिया जैसे उसे दोबारा जिंदगी मिल गई हो। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सब उसी पल की असली तस्वीरें हैं। बिली की कहानी ने पूरे अमेरिका में आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल, सबने इस कहानी को कवर किया और लौटने के कुछ ही दिनों बाद बिली ने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। लोगों को लगा था कि वो सदमे में होगा, अंदर से टूटा हुआ होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वो खुलकर अपनी कहानी सबके सामने बताने लगा, बिना कुछ छुपाए। और इसी बढ़ते ध्यान को देखते हुए बिली ने अपने पहले ही टीवी इंटरव्यू में एक बड़ी घोषणा की। वो अपनी पूरी कहानी पर एक किताब लिखेगा। 1987 में उस किताब का नाम था मिडनाइट एक्सप्रेस और अगले ही साल 1988 में इसी नाम पर एक फिल्म भी रिलीज हुई। फिल्म ने हलचल मचा दी। कहानी अपनी पॉपुलैरिटी के शिखर पर थी और हर कोई इसे बड़े पर्दे पर देखना चाहता था। लेकिन फिल्म ने असलियत को बुरी तरह बदल दिया था। जिस असली भागने की कहानी में एक आइलैंड, एक नाव और समंदर था, उसे फिल्म में ऐसा दिखाया गया जैसे बिली ने एक गार्ड को मार डाला, उसके कपड़े पहने और उसी भेष में जेल से बाहर निकल गया। यानी असली सच्चाई को हटाकर एक पूरी नई कहानी बना दी गई। फिल्म में बस एक चीज़ सही दिखाई गई थी कि कैसे बिली एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया और उसे इस्तांबुल की जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद पूरी कहानी को बदल दिया गया। और सबसे गंभीर बात यह थी, फिल्म ने तुर्की देश और वहाँ के लोगों को बेहद ही निगेटिव रोशनी में दिखाया। हर तुर्किश किरदार को, चाहे वो जेल का गार्ड हो, जज हो, वकील या कोई कैदी, सबको जालिम और क्रूर दिखाया गया। जब यह फिल्म अमेरिका में हिट हुई तो इससे अमेरिका और तुर्की के बीच एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा हो गया। बिली खुद इस बात से खुश नहीं था। वो कई बार कह चुका है कि तुर्की में उसकी मुलाकात कई अच्छे लोगों से हुई थी। कुछ ने तो जेल में भी उसके साथ इंसानियत दिखाई थी। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने उन सारे पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया और तुर्की को पूरी तरह एक क्रूर मुल्क की तरह दिखाया। यकीन मानिए, इस फिल्म का असर इतना ज़बरदस्त था कि तुर्की का टूरिज्म इंडस्ट्री तक सालों तक प्रभावित रहा। लेकिन बिली ने आगे चलकर इस बात के लिए कई बार माफ़ी मांगी। वो लगातार इंटरव्यूज़ में कहता रहा कि उसे अफसोस है कि फिल्म ने तुर्की की गलत छवि दिखाई। साल 2007 में फिल्म की रिलीज़ के 30 साल बाद बिली को तुर्की पुलिस की ओर से इस्तांबुल आने का न्योता मिला। उसके दोस्तों और वकील ने उसे चेतावनी दी कि यह रिस्की हो सकता है, वो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन बिली वाकई में अपने अफसोस को दिल से जताना चाहता था और वो इस्तांबुल गया। इस बार उसकी मौजूदगी तुर्की मीडिया में भी सुर्खियां बन गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां बिली ने खुले मंच से तुर्की और उसके लोगों से माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं इस देश से प्यार करता हूं, यहाँ के लोग अच्छे हैं और मैं उस गलत छवि के लिए दिल से माफ़ी चाहता हूं। उस दिन के बाद फिल्म को लेकर बना तनाव पूरी तरह खत्म हो गया। हर किसी ने बिली को माफ़ कर दिया, कोई गलत भावना बाकी नहीं रही और आज बिली हेज जिंदा है और 77 साल का है। अगर ये केस आपको चौंकाने वाला लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका क्या सोच है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए कहानी YT।